हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि आप सब लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है वो कब तक खुलेगा। सो उसके रिगार्डिंग मैंने अभी लेटेस्ट में एक वीडियो बनाई है जो आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बट अभी साथ के साथ में काफ़ी सारे मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया जो ऑनलाइन मतलब अभी जो जीडीएस की मतलब वैकेंसी आएगी वो कब तक आएगी, वो कितनी आएगी और मतलब किस हिसाब से आएगी। क्योंकि अभी लास्ट ईयर जब वो वैकेंसी आई थी तो वो दो पार्ट में आई थी, एक शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, और एक उसमें स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी है वो भी हम लोगों को देखने को मिली थी। बट अब की बार जो वैकेंसी है वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बार आएगी साल में। और साथ के साथ में वो कुछ उसमें ना जो मतलब कुछ रूल्स वगैरह होंगे, जो वैकेंसी के कुछ रूल्स होंगे वो चेंज किए हुए होंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक जो लेटर है वो इशू किया है हमारे AIGDSU ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो प्रधान है, महासचिव हैं, श्री SS महादेवाई जी ने। उन्होंने जो एक लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इशू किया है, जिसमें कि उन्होंने अपने कुछ सजेशंस दिए हैं कि अब की बार जो वैकेंसी न्यू वैकेंसी आएगी उसमें क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उन्होंने हेड ऑफ द सर्कल से और साथ के साथ में जो यूनियंस हैं उनसे भी रिव्यूज मांगे थे, सजेशंस मांगे थे कि हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल निकालें, साथ के साथ में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम वैकेंसी निकालें और वैकेंसी में क्या कुछ चेंजेस हमको करनी चाहिए। और यूनियंस वगैरह के कारण भी मतलब उन्होंने बोला था कि आप भी यूनियंस वगैरह में मतलब कैसे चेंजेस करने वाले हो। क्योंकि एक जो रिव्यू है, जो सजेशन है, वो ये भी आया था कि जो जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एबीपीएम और जीडीएस जो डाक सेवक है उनके लिए 3 अलग अलग यूनियन बननी चाहिए। बट इसका जो है SS महादेवाई जी ने मतलब बिल्कुल विरोध कर दिया था, क्योंकि जो ये 3 कैटेगरीज हैं ये अलग अलग तो हैं, वर्क वाइज इनका अलग अलग है, बट एट द एंड जो इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इनके लिए पे स्केल है, जो इनके लिए मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बाकी जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स हैं, वो तीनों के लिए सेम है। तो इसलिए उन्होंने ये मना कर दिया था कि जो यूनियन है वो सभी जीडीएस के लिए एक ही रहनी चाहिए। और अभी उन्होंने जो मतलब अभी लेटर जो हाल फिलहाल में जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, वो हम आज देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कुछ सजेशन जो है वो दिए हैं ऑनलाइन जो मतलब जीडीएस वैकेंसी है 2024 के लिए। और साथ ही साथ में मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दूंगा कि कितनी वैकेंसी अब की बार आएंगी, साथ ही साथ में कब तक जो वो वैकेंसी है वो देखने को मिलने वाली है, और उसमें अप्रोक्सीमेट कितनी जो पोस्ट है हमको देखने को मिलने वाली है। सो बिना किसी तरीके से आज की वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, ये जो है 24/4/2024 को, यानी कि 24 अप्रैल 2024 को ये जो लेटर है वो निकाला गया था सेवा में डाक महानिर्देशक को, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज होते हैं उनको, DGPS को ये जो लेटर है वो निकाला गया था डाक भवन, न्यू दिल्ली। उसके बाद में इसका जो सब्जेक्ट है वो है ग्रामीण डाक सेवक नियुक्ति में ऑनलाइन स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति के संबंध में। यानी कि जो जीडीएस की जो नियुक्ति आएगी ऑनलाइन अब की साल, उसमें जो स्थानीय क्षेत्र के जो मतलब कैंडिडेट्स होंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसी निकाली जाएंगी, अलग अलग डिविजन्स के लिए, अलग अलग सर्कल्स के लिए, अलग अलग ब्रांच ऑफिसेस के लिए या अलग अलग सब ऑफिसेस के लिए, तो उसमें जो जीडीएस की आप वैकेंसी निकालोगे उसमें जोन से भी कैंडिडेट्स ने अपने स्थानीय क्षेत्र से, यानी कि अपने जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं वहां से उन्होंने अप्लाई किया है अपने उसी जिला के लिए या अपने उस ही सर्कल के अंदर अंदर रहते हुए, तो उनको आप प्राथमिकता दीजिए, यानी कि उनको आप प्रायोरिटी दीजिए थोड़ी। क्योंकि जैसे कि लास्ट ईयर, या फिर अगर हम पुरानी वैकेंसीज की बात करें जब हमारे टाइम पे थी, जब मतलब हमारी वैकेंसी निकली थी, तो तब क्या होता था, तब ना एक ये सिस्टम था कि जिसने भी भर दिया और उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बस हाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मतलब फॉलो किए जाते हैं, कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जीडीएस के, यानी कि वो रेजिडेंट डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा, उसको अपने बीओ के जो डिलीवरी जुरिडिक्शंस हैं उसके अंदर अंदर ही रहना पड़ेगा। साथ के साथ में उसमें एक दो रूल्स ये भी हैं कि आपको रीजनल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, आपके 10th में आपने ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी एज ए कंपलसरी पढ़े होने चाहिए, आपको जो लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज वो आपने 10th क्लास में स्टडी की होनी चाहिए। तो वो काफ़ी सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए और जो वैकेंसी है वो दी जाती थी। बट इसमें कहीं पर भी ये नहीं होता था कि आप पंजाब में रह रहे हो तो आप सिर्फ पंजाब के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप पंजाब में रह रहे हो और आपने पंजाब के लिए अप्लाई कर लिया तो हम आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू कि जो हरियाणा में रहता है अगर वो पंजाब के लिए अप्लाई करता है तो। बट यहाँ पे इन्होंने अब क्या बोला कि अब की बार जो आप वैकेंसी निकालोगे उसमें आप ये करिएगा कि जौन से सर्कल से बंदा अप्लाई कर रहा है और अगर वो उसी सर्कल में रह रहा है तो उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। अब वो क्यों, वो हम आगे चल के यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में ग्रामीण डाक सेवक की ऑनलाइन नियुक्ति भाषा के आधार पर दिया जा रहा है, परंतु हिंदी भाषी प्रांत में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो अभी अगर हम बात करें
अगर किसी को पंजाब में मतलब चाहिए वैकेंसी में, अगर आपको पंजाब में यहाँ पे एज ए जीडीएस काम करना है तो आपको पंजाबी अपनी 10th क्लास में स्टडी की होनी चाहिए। और वो भी काफ़ी सारे अलग अलग डिवीजन के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपने जैसे कि लुधियाना डिवीजन में आना है, ईस्ट डिवीजन में आना है, अमृतसर डिवीजन में, जलंधर डिवीजन में, तो वहाँ पे आपको मतलब होना चाहिए, आपको पंजाबी आनी चाहिए। बट अगर आप किसी आरएमएस डिवीजन में जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको पंजाबी नहीं भी आ रही है तब भी चलेगा, तब भी आपकी जो मतलब आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। तो अभी अगर हम बात करें एक हिंदी भाषा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में हिंदी सबसे ज़्यादा चलती है, तो अगर हम एक हिंदी भाषा के जो क्षेत्र को ले लें, या फिर अगर हम एक हिंदी भाषा में बोले जाने वाले जो भी मतलब रीजनल एरियाज हैं, अगर हम उनको ले लें तो उसमें काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, मतलब जो एरिया है वो आ जाता है। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की जैसे बात करें, वहाँ पे भी हिंदी जो है चलती है। उसके बाद में यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तो उनमें सब में जो है ये जो मतलब हिंदी भाषा है वो चलती है। उसके बाद में काफ़ी साउथ के स्टेट्स में भी अगर हम बात करें, जैसे जो मतलब महाराष्ट्र हो गए, वो तो सेंटर में आ गए। उसके बाद में जो काफ़ी साउथ के जो हैं डिविजन्स या फिर स्टेट्स की अगर हम बात करें, सर्कल्स की, तो वहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेज चलती है। तो हिंदी लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा जो है मतलब एरिया है। अगर मैं बात करूँ आपसे सिर्फ पंजाबी की, तो पंजाबी सिर्फ और सिर्फ पंजाब में चलती है। पंजाब से अगर आप बाहर चले जाओगे तो आप कहीं पर भी सिलेक्शन ले सकते हो। बट अगर आपको पंजाब में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पंजाबी यहाँ पे कंपलसरी, आपको अपने 10th क्लास में पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए। और एज इट इज़ अगर हम बात करें किसी दूसरी लैंग्वेज की, जैसे जो जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल में डोगरी वगैरह जैसे लैंग्वेज चलती है, तो अगर आपने वो जो भाषा है वो अगर आपने पढ़ रखी है अपनी 10th क्लास में, तब आप वहाँ पे सिलेक्शन जो है वो ले सकते हो। उसके बाद में सेम अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने अगर उड़ीसा में वहाँ पे अगर आपने मतलब लेनी है अपनी सिलेक्शन लेना है, तो आपको उड़िया जो मतलब लैंग्वेज है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, वो आपने 10th क्लास में स्टडी की होनी चाहिए। एज इट इज़ अगर हम बात करें ईस्ट के जो काफ़ी स्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे आपने रीजनल लैंग्वेज 10th में स्टडी कर रखी है, तभी आप वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हिंदी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, उसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ एक ही स्टेट आता है। उसमें बहुत बड़े जो स्टेट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स और काफ़ी मैनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उसमें आते हैं, एवं इनकी भौगोलिक स्थितियां भिन्न भिन्न है। तो वही है कि जो ईस्ट में रहता है उनके हिसाब से वहाँ का अलग कल्चर है, वहाँ का अलग जो उनका मतलब रहन सहन है। उसके बाद में जो नॉर्थ में रहते हैं उनका अलग रहन सहन है। उसके बाद में जो साउथ में रहते हैं, जो हमारे मतलब वेस्ट में रहते हैं, वेस्ट में ज़्यादा वो नहीं होता, गर्मी वगैरह का नहीं होता, ज़्यादा सर्दी नहीं होती। बट अगर वहीं पे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में काफ़ी ठंड होती है और गर्मी भी काफ़ी भयानक होती है। सो उसके अकॉर्डिंग जो मतलब इनका जलवायु है और जो यहाँ पे रहन सहन है इनका, वो अलग अलग है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों एवं आदिवासी जनजाति क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो सीधी सी बात ये है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश में कोई बंदा अगर जा रहा है, कोई पंजाब से बंदा जा रहा है, कोई हरियाणा से बंदा जा रहा है, कोई यूपी से बंदा जा रहा है, तो उनको अगर वो वहाँ पे जाके काम करेंगे उनको कठिनाई आ रही है। और आदिवासी जनजाति क्षेत्र एज अगर हम मतलब बात करें, जो हमारे ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, त्रिपुरा, मेघालय हो गए, या फिर झारखंड वगैरह हो गए, छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा वगैरह, तो वहाँ पे अगर कोई यूपी का, बिहार का, कोई पंजाब का, कोई हरियाणा का, दिल्ली का कोई अगर कैंडिडेट वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे काम करने में कठिनाई होगी। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यूपी या बिहार में सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप हो एक हरियाणा या दिल्ली या पंजाब के कैंडिडेट हो, अगर आपने अपने उधर से बैठे बैठे आप कहोगे यार हमारे इधर तो कंपटीशन बहुत है, मैं यूपी या फिर बिहार से वहाँ पे सिलेक्शन जो है मतलब अपना वहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाल देता हूँ, तो वहाँ पे देखो इन्होंने तो कंसिडर की हुई है कि वहाँ पे हिंदी रीजनल लैंग्वेज है। बट वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, कोई बिहारी लैंग्वेज जो उनकी है रीजनल लैंग्वेज वो भी बोलने वाले हैं। बट आपने 10th क्लास में अपनी हिंदी पढ़ रखी है, आपको सिलेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में जब आप वहाँ पे जाके काम करोगे तो लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, भोजपुरी लैंग्वेज में, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको 10th में भोजपुरी लैंग्वेज या फिर जो बिहार की रीजनल लैंग्वेज है वो आपने स्टडी की होनी चाहिए तब आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। नहीं, ओनली हिंदी के बेसिस पे आपको वहाँ पे जो सिलेक्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप जाके काम करोगे तो काफ़ी लोग आएंगे जो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा। सेम अगर हम बात करें, अगर आप किसी आदिवासी क्षेत्र में जाते हो, जनजाति क्षेत्र में जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपने हिंदी, इन्होंने तो बोल दिया कि आपको हिंदी आनी चाहिए या फिर आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। बट अगर आप वहाँ पे जाओगे तो उनका रहन सहन अलग होता है, आपको उसके हिसाब से अपना जो सारा मतलब
अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा और आपको भी उसमें काफ़ी जो मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सेम अगर आप कहीं मतलब यूपी बिहार में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, अगर आप वहाँ से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए आपने अप्लाई कर दिया, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आओगे, यहाँ पे कुछ अलग भूगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, साथ में यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी अलग-अलग होती है, यहाँ पे जो रहने का मतलब एक किस्म का हम कहते हैं कि हमारा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो आपको काफ़ी फिर उसमें कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके वहाँ का मुंबई का, दिल्ली का रहन-सहन कुछ और था, आपको यहाँ पे हिमालय में आके रहना है, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग तौर तरीके जो है वो अपनाने पड़ेंगे। तो इसी चीज़ों को देखते हुए जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिससे वहाँ पर नियुक्त जो वरिष्ठ ग्रामीण डाक सेवक है, उन पे कार्य का जो दबाव है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो उनको सब कुछ पता है कैसे क्या करना है, तो उनके ऊपर जो दबाव है कार्य का वो बढ़ रहा है, एवं विभाग द्वारा उनके स्थान पर एवजीदार नहीं दिया जा रहा है। इस पर सोचने की ज़रूरत है, स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाए। तो ये मतलब है कि कोई अगर हिमाचल प्रदेश में ही रह रहा है और वो वहीं के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दो एज़ कम्पेयर टू कि कोई दिल्ली का बंदा हिमाचल प्रदेश के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उस बंदे को दो जो अपने वहाँ पे रह रहा है, उसी सर्कल में रह रहा है और उसी के लिए अप्लाई कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पंजाब में रहता हूँ और मैं पंजाब के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि कोई बंदा हरियाणा में रहता है, उसने भी पंजाबी पढ़ रखी है, बट वो पंजाब के लिए अप्लाई करता है। ठीक है? तो उसके कंपैरिज़न में मुझे जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ही रहता हूँ और मुझे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनका पता भी है। उसके बाद में जिसके लिए भाषा के साथ-साथ स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को मध्य ध्यान में रखते हुए आगे नियुक्त प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप भाषा भी रखो, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप भाषा का जो मतलब रूल है उसको आप हटा दो, बट उसके साथ-साथ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जो वहाँ पे वो रिज़ाइड कर रहे हैं, जो वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको मतलब सिलेक्शन में लिया प्रायोरिटी दो। अतः आपसे निवेदन है कि इस संगठन के द्वारा पहले इस संबंध में बहुत बार सुझाव दिए गए हैं, इस पर ध्यान देते हुए अगली नियुक्ति में बदलाव करने का कष्ट करें। धन्यवाद के साथ आपका विश्वासी एस.एस. महादेवाय, महासचिव। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली बोला कि हमने ये जो है आपको आज एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया, बट इसके अलावा हमने पहले भी काफ़ी समय-समय पर आपको सुझाव दिए हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, तो आप उनको भी कंसिडर करें और आपको अपने हिसाब से जो जैसे सही लगे, आप उसको ही ध्यान में रखते हुए और अब की बार जो आप वैकेंसी निकालोगे, उसमें थोड़े मतलब बदलाव करें, जिस हिसाब से इन्होंने बताए हैं, ठीक है? तो जो अभी ये तो हो गई कि हमने जो अब की बार मतलब वैकेंसी है वो कुछ अलग तरीके से आएगी, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कुछ अलग तरीके से अब की बार किए जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने मतलब मुद्दा उठाया है, कारण बताया है और साथ के साथ में इन्होंने थोड़ा सजेशन भी दिया है और रिव्यू लेने की बात कही है कि आप लोग जो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं जीडीएस ऑनलाइन वैकेंसी के लिए, उसको आप रिव्यू करो और अगली जो वैकेंसी है इनको ध्यान में रखते हुए आप निकालना। तो अभी अगर हम बात कर लेते हैं कि इस साल जो वैकेंसी है वो कितनी बार निकलेगी, तो एक बार मेरे अकॉर्डिंग एक ही बार जो वैकेंसी है वो निकलेगी और इलेक्शन से पहले वैकेंसी निकालने का कोई मतलब बन नहीं रहा है। वो मेरे हिसाब से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी निकल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू देर आर नो चांसेस ऑफ मतलब डिक्लेयरिंग वैकेंसी बिफोर द इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पहले कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, बट हाँ इलेक्शंस के बाद में जो वैकेंसी है हम लोगों को काफ़ी जल्दी जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसी जो है वो अब की बार आनी ही आनी है, ऐसे तो है नहीं कि नहीं आएगी, बहुत जल्दी आएगी, बट इलेक्शंस के बाद, यानी कि आप सोच सकते हो कि जून में जो हम लोगों को वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। और वही अकॉर्डिंगली जो अगर हम बात करें वैकेंसी कितनी आएंगी, तो 30 से 40 हज़ार के बीच में जो वैकेंसी है वो आएंगी, क्योंकि इस साल सिर्फ एक ही बार वैकेंसी निकलने वाली है और इतनी वैकेंसी तो मिनिमम है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि अभी काफ़ी नए बीओस भी बने थे, तो वहाँ पे भी मतलब बंदे जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी काफ़ी मतलब बंदे यार ऐसे होता है रिज़ाइन दे के चले जाते हैं, काफ़ी प्रमोशन हो जाता है कईयों का, तो उस हिसाब से जो मतलब वैकेंसियाँ वो बढ़ जाती हैं और 30 से 40 हज़ार आप मिनिमम मान के चलो कि जो वैकेंसी आपकी बार आएँगी। बाकी जब भी वैकेंसी के लिए कोई भी ऑफ़िशियल नोटिस आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से या कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट आती है, तो आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।